Hello everyone, I am Paritosh Srivastav, and today in this video I am going to start a new chapter from civics, that is the constitutional design. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में हम सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंस की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत है। इसके पहले जो चैप्टर हमने देखा डेमोक्रेसी के बारे में था, डेमोक्रेसी क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अब इसका जो स्टेप है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का। तो सबसे पहले हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज हम कह सकते हैं एन इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ द लैंड। इट डिटर्मिन्स द रिलेशनशिप ऑफ द सिटीजन्स विद द गवर्नमेंट. It lays down principles and guidelines which are required for people belonging to different ethnic and religious groups to live in harmony. ठीक है, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के हैं, तो वो किस तरीके से पीसफुली रह सकते हैं, उसके लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक रूल्स, इट हैज़ द बेसिक रूल ऑन विच द democracy functions. It guides in functioning of democracy, defines the right of a citizen over state. Citizenship criteria है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम की बोल सकते हैं. We need a constitution because it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people. तो एक ट्रस्ट, एक विश्वास और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है हारमोनियस एटमॉस्फेयर और पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए. वो जो गाइडलाइंस हैं ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन. इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट की पावर्स क्या होंगी, कैसे गवर्नमेंट फ्रेम होगी. डेमोक्रेसी में हमने राइट्स की बात करी, डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स की बात करी, क्यों डेमोक्रेसी ज़रूरी है उस पर बात की. तो जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स, फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइंस. तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें तो हर कंट्री की अपनी एक हिस्ट्री है. और सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम देख रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका की क्या हिस्ट्री रही है, किस तरीके से वहाँ पे कॉलोनियल रूलर्स ने वहाँ पे रूल किया, फिर किस तरह से इंडिपेंडेंस मिली, और फिर भी ब्लैक्स और जो कलर्ड पीपल थे उनमें एक तरह से फाइट होती रही इक्वल राइट्स के लिए, ब्लैक्स ने किया. तो इसके बारे में अब हमको देखना है. तो साउथ अफ्रीका में कॉलोनियल जो रूलर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, अदर यूरोपियन जो मास्टर्स थे, वो वहाँ पे पहुँच के उन्होंने रूल करना, डोमिनेशन का जो क्राइटेरिया था वो अडॉप्ट करना शुरू किया. अंडर द पॉलिटिकल रिजीम्स डोमिनेटेड बाय देम द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. अब साउथ अफ्रीका में कौन लोग रह रहे हैं? जो नेटिव्स, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, उनको नाम दिया गया था जुलूस. तो जो जुलूस थे उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे. ब्रूटल ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन उनको झेलना पड़ रहा था. इसी बीच जो डोमिनेशन के लिए वहाँ पे ब्रिटिश पावर्स और अदर जो जर्मन्स और फ्रेंच थे उनके बीच लड़ाई हुई 1881 से लेके 1898 से फिर 1902 तक. तो काफ़ी लंबी ये लड़ाई वहाँ पे चली और रिज़ल्ट इसका ये हुआ कि जो ब्रिटिश पावर थी वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत पोजीशन में पहुँच गई. तो डोमिनेशन था शुरू से ही और इससे ब्रिटिश जो पावर थी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई. ये जो दो बोर वार्स थे उनकी वजह से. Then, in May 1910, the Union of South Africa was created through an act called the South African Act 1909.
एक एक्ट पास किया गया 1909 में, और उसका रिजल्ट क्या रहा, मई 1910 में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका वो क्रिएट किया गया। comprised the colonies of Cape and Natal, and now the KwaZulu-Natal province of South Africa. Then जो न्यूली क्रिएटेड यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका था उसमें भी ब्रिटिश डोमिनियन वो था, और पूरी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वही रूल कर रहे थे। तो जो फ्रेगमेंटेड पार्ट में साउथ अफ्रीका था उन्होंने उसको यूनाइट किया और पूरा अंडर द ब्रिटिश क्राउन उन्होंने रूल करना शुरू किया मई 1910 ऑनवर्ड्स। 1913 फिर एक लॉ पास हुआ, द नेटिव्स लैंड एक्ट जिसको नाम दिया गया 1913 में, जिसमें ये कंडीशन लगा दी गई कि जो नेटिव्स हैं, साउथ अफ्रीकन जो नेटिव्स हैं, उनका जो ओनरशिप होगी लैंड पे वो सिर्फ 7% रहेगी। दिस एक्ट वाज पास्ड विच सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड द नेटिव साउथ अफ्रीकन्स ओनरशिप ऑफ लैंड टू जस्ट 7% of the country's total land resources. Then 1931 South Africa got independence from British colonial rule. 1913 से 1931 तक काफ़ी स्ट्रगल्स चले और एट लास्ट 1931 में साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस थी ये सिर्फ नाम की थी। द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका मेड नो रियल डिफरेंस टू द सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द नेटिव ब्लैक पॉपुलेशन। सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं मिला ब्लैक्स को। जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जो रूलिंग पूरा सिस्टम होता है, उसमें कहीं पर भी कोई स्टेक ब्लैक्स को यानी जुलूस को एक तरह से वहाँ के बोले तो उन्हें नहीं मिला। इन 1948 द नेशनल पार्टी केम टू पावर एंड द पार्टी लीडर D.F. Malan बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से सब मिला के इन्होंने एक सेग्रीगेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखा, उसको मेंटेन करके रखा, और एक सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ जिसको नाम दिया गया अपार्थाइड, द इनह्यूमन पॉलिसी। The term used for the inhuman policy was apartheid, which in Afrikaans meant separateness, यानी अलग करना। अब इसमें ब्लैक्स और जो कलर्ड पीपल थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट किए गए। The local dark-skinned inhabitants of South Africa began to be called the blacks. जो डार्क स्किन्ड वहाँ के जो लोग थे साउथ अफ्रीका के रहने वाले, उनको ब्लैक्स नाम दे दिया गया, while the people of mixed descent were called colored people. ठीक है। Besides them, the people of Indian origin were also targeted by the policy of segregation and discrimination enforced during the apartheid era. तो इसमें जो लोकल जो ब्लैक पीपल थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन एक्टिविटीज़ से उन्हें गुजरना पड़ा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर से गुजरना पड़ा। उसमें इंडियंस भी शामिल थे जिन्हें की सफ़र करना पड़ा। दे हैड नो पॉलिटिकल राइट्स। अब अपार्थाइड में क्या क्या चीज़ें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। दे हैड नो पॉलिटिकल राइट्स, हाउएवर द ब्लैक्स वर वर्स्ट अफेक्टेड बाय द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड विच वॉज प्रैक्टिस्ड इन लैंड ओनरशिप। ज़मीन उनके नाम से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते थे। रेजिडेंस, उनका जो रेजिडेंस था वो भी डिफरेंट कॉलोनीज़ उनके लिए बनाई गई थी, यानी सेग्रीगेशन, यानी कलर्ड पीपल के साथ वो मिक्स नहीं हो सकते थे। रेजिडेंस उनका अलग होता था, मैरिजेस का जो प्रोसीजर था या जो सिस्टम था वो अलग था, वर्क प्लेस उनका अलग था, एजुकेशन यानी स्कूल कॉलेजेस सभी
अलग अलग रहते थे, ब्लैक्स के अलग और कलर्ड पीपल के अलग। रिलीजन एंड इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी जो ब्लैक्स और कलर्ड थे वो अलग अलग रहते थे, यानी ब्लैक्स का वाइट या कलर्ड पीपल के साथ कोई डायरेक्ट उनका लेना देना नहीं रहता था, उन डिफरेंसेस या डिस्टेंस मेंटेन करते थे। ब्लैक्स could not make use of the facilities provided to the whites. If they suffered, they were not allowed to express dissent. यानी वो कहीं पर कंप्लेन भी नहीं कर सकते, अगर उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है या उन्हें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं अनइक्वल राइट्स की वजह से, तो वो कंप्लेन भी नहीं कर सकते। दे वर नॉट इवन अलाउड टू फॉर्म एसोसिएशन, किसी भी तरीके का एसोसिएशन वो फॉर्म नहीं कर सकते थे। राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो इस तरीके के राइट्स भी ब्लैक्स को नहीं दिए गए। On 31st May 1961, following a referendum in which only the whites were allowed to participate, South Africa became a republic. तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया और रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया साउथ अफ्रीका को 31 मई 1961 को। However, the government of South Africa decided to continue the policy of apartheid. यानी इस तरीके की जो सेग्रीगेशन वाली पॉलिसी थी, वाइट्स और ब्लैक में डिफरेंसेस करने वाली जो पॉलिसी थी, उसको उन्होंने मेंटेन रखा। यानी वाइट्स ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का जो पार्टिसिपेशन रूलिंग सिस्टम में हो या फिर एक बेटर कोऑर्डिनेशन वाली जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट ना की जाए, और शेयर अपनी जो पावर थी उसको शेयर नहीं करना चाहते थे ब्लैक्स के साथ। उनकी जो रिस्पेक्ट, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी या जो सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस था, उसके साथ वाइट पीपल कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने जो पॉलिसी थी अपार्थाइड, उसको मेंटेन रखा। पॉपुलर रिजेंटमेंट अगेंस्ट रेशियल सेग्रीगेशन सून बिगैन टू गैदर मोमेंटम, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। रिजेंटमेंट यानी जो ब्लैक्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू करी, और फिर यहाँ पे रोल आया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का। लेड बाय द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, द ब्लैक यानी पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस and the Indian got together and became politically active after 1960. 1961 में ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च होने के बाद, रिपब्लिक बनने के बाद पॉलिसी जो थी अपार्थाइड की उसको अडॉप्ट इन्होंने कंटिन्यू रखा, और इसके अगेंस्ट, इस रिजेंटमेंट के अगेंस्ट जो यूनियन था, एक बड़ा सेक्शन फॉर्म होने लगा जिन्होंने, और वो तेज़ी पकड़ने लगा। इस तरीके की जो सेग्रीगेशन वाली जो पॉलिसी थी, रेशियल सेग्रीगेशन की थी, उसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस।